मैं गौरव श्रीवास्तव भारतीय एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम अक्सर आप सभी के साथ कुछ ना कुछ चर्चा करते रहते हैं। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम आपको ऐसे कुछ स्टैटिकल डेटाज और मुद्दों पे बात करेंगे कि जिनको आप खुद उनको जांच कर अपना आत्ममंथन करके ये जान सकते हैं कि क्या सच में हमारे साथ सही हो रहा है, सही किया जा रहा है, या फिर हमारे साथ छद्म वेश धारण करके छल किया जा रहा है। तो साथियों, हमें निर्धारण यह करना होगा। खैर, हम अपने मुद्दों पर बात करना शुरू करते हैं। साथियों, डॉक्टर्स पीपीई किट होती है, सुरक्षा की किट होती है, ये मांग रहे होते हैं। पूरे भारत से पीपीई किट की जो मांग है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही होती है। उसके बावजूद जो डॉक्टर्स की मांग को अनदेखा कर सरकार ने 69 करोड़ के फूल हेलीकॉप्टर से बरसा दिए। मांग दब गई। जो उनकी मांगे थी वह वहीं पर जमींदोज हो जाती है। सरकार का जो मंथन था, सरकार का जो कार्य था, कहीं ना कहीं कि जिस तरह से कोरोना वायरस जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं उनके लिए सुरक्षा किट उपलब्ध कराना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए सरकार की। बावजूद इसके अगर हम 69 करोड़ रुपए 69 जो बहुत बड़ा अमाउंट है लगभग, उसको अगर हम देना भी चाह रहे थे, हम उनका सम्मान करना भी चाह रहे थे, तो हम कहते हैं कि अगर पूरे प्रदेश के उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा किया, 69 करोड़ रुपए के फूल बरसाए हमारे एसजीपीजीआई में, तो उसी 69 करोड़ रुपए के पुलिसकर्मियों, सफाई कर्मियों, डॉक्टर्स, मीडिया कर्मी, जो भी हमारे इस एसेंशियल सर्विस में लगे हुए हैं, बैंक कर्मी जो काम कर रहे हैं हमारे देश की जनता के लिए, अपने को ना बचाकर, अपने आप को सिर्फ घर तक सीमित ना करके हमारे देश के लिए कर रहे हैं, हमारे देश के लोगों के लिए कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको जो 200 रुपये आता, अगर उनके हिस्से का 300 रुपये आता, 400 रुपये आता, तो मुझे लगता है अगर उनको वो दिया जाता तो वास्तविक सम्मान उनका वह होता। जो अपने फूल बरसाए हैं वो फूल तो बरस गए और पैसे पानी की तरह फुर हो गए। 69 करोड़ रुपए कहाँ बह गए कुछ पता ही नहीं चला। और शायद सभी डॉक्टरों का सम्मान आपके तरीके से हो भी नहीं पाया। मुझे लगता है आप एसजीपीजीआई के डॉक्टरों पर फोकस किए, लेकिन उन डॉक्टर्स का क्या जो जनपद स्तरीय, जो जनपदों में कोरोना सेंटर और क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ पर रह कर के मरीजों की सेवा कर रहे हैं, उन डॉक्टर्स के सम्मान का क्या उनका कोई मौलिक अधिकार नहीं है, या वो सम्मान के पात्र नहीं है, या वो किसी से कम काम कर रहे हैं? मेरा सीधा मतलब यही है कि फूल ना बरसाकर अगर उन्हें यह इतनी बड़ी रकम जो 69 करोड़ रुपए की है, वह मैं कह रहा हूँ हर प्रत्येक जो एसेंशियल सर्विस में अपनी सेवाएं दे रहा है उसको एक इंसेंटिव के तौर पे, उसके काम करने का प्रोत्साहन जिससे मनोबल बढ़ता है, उसको दिया जाता, तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा उसका परिणाम भी आता और हम भी इसका स्वागत कर पाते अच्छे से कि सरकार ने हमारी विषम परिस्थिति में एसेंशियल सर्विस जो दे रहे हैं हमारे लोग हैं, जो हमारे बीच में जनता को एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, इमरजेंसी सर्विस, उनके लिए इतना सोच रही है। खैर, यह हुई एक अलग बात। इस पर जनता क्या संज्ञान लेती है, जनता को क्या करना है, इस पे आपको मंथन करना होगा। मैं आता हूँ दूसरी बात पे। साथियों, गुजरात के एक भाजपा के लीडर हैं, वो कहते हैं कि भाजपा जो है जब चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, उसके पहले कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठता है। कहीं ना कहीं जो अटैक होते हैं, टेरर अटैक होते हैं, अभी 7 जवान हमारे शहीद हो गए, हम जवानों को श्रद्धा आते हैं। तीसरी बात पे, संविदा कर्मचारी इस प्रदेश का, इस देश का अभिशाप बन चुका है, या उसी प्रकार हो चुका है जो हमारे पौराणिक कालों में कहा जाता था कि महर्षियों ने श्राप दे दिया तो इस वजह से ये दंड भोग रहे हैं। तो साहब, संविदा कर्मचारियों का क्या दंड है? क्या उन्होंने बुरे कर्म किए जो उनको इस तरह से दुर्लभ यातनाएं दी जा रही हैं? क्या आप इसका जवाब देंगे जनता को? जो अन्य निगम हैं, हम आज निगमों की भी बात करते हैं, और जो भी सीधे राजकीय
विभाग हैं उनकी बात करते हैं, वहाँ पर जो कर्मचारी तैनात हैं उनको जो उनका जो वेतनमान होना चाहिए था, उनका वेतनमान ना के बराबर है। ना के बराबर मतलब जो 10,000 रुपये पा रहे थे, जैसे मैं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बात करता हूँ, यहाँ पर 3 तरह में देते हैं संविदा कर्मचारियों को सैलरी। फिक्सेशन से 17,000 और 14,000, बाकी जो किलोमीटर का रेशियो पर देते हैं वह किलोमीटर के हिसाब से, उसमें 3,000 रुपये का इंसेंटिव मिलता है। लेकिन सरकार इस समय, इस मुश्किल समय में, जिस समय अभी सख्त ज़रूरत है जनता को, उसी समय उसकी जो प्रोत्साहन है, जो राशि थी सैलरी की, जो बामुश्किल इंसेंटिव के बाद किलोमीटर वाले की 10,000, 10,500, और जो फिक्सेशन वाले होते हैं उनकी 14 और 17,000 के आसपास लगभग बनती है सैलरी पीएफ को मिला करके, तो उनकी भी सैलरी में कटौती कर दी गई। लगभग 6 से 7,000 रुपये ही सैलरी उनकी आनी है। तो साथियों, आप यह बताएं कि 6 से 7,000 रुपये में अपना परिवार चला पाना क्या संभव है? अगर संभव है तो ज़रूर आप समर्थन करें, लेकिन अगर संभव नहीं है 6 से 7,000 रुपये में परिवार चला पाना, तो कहीं ना कहीं आपको आवाज़ उठानी होगी, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां पनप रही हैं, इसके पहले भी जब भाजपा की सरकार थी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तब उन्होंने संविदा शब्द को, जो संविदा कर्मचारी है उसकी संविदा की नींव रखी, और वही संविदा आज चल के समाज के लिए अभिशाप बन चुका है। अभिशाप यूँ कहें या फिर आप समानांतर ले जाएं, क्योंकि हमें समानता का अधिकार हमारे संविधान से मिलता है, लेकिन संविधान का जो एक बैकग्राउंड होना चाहिए, एक जो पोर्टफोलियो होना चाहिए, उसके हिसाब से फॉलो नहीं किया जा रहा है। उसी काम को करने के लिए नियमित कर्मचारियों को 35, 40, 50, 70, 80 तक सैलरी दी जाती है, जो कि संविदा कर्मचारी उनसे ज़्यादा काम कर रहा है, और उनको मिल रहा है कितना? 6, 7, 5, 8, 10, बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको सोचना होगा कि क्या यह सही है? जिस काम को करने के लिए नियमित कर्मचारी लगभग 70 से 80,000 ले रहा है, और वही काम को करने के लिए आप संविदा कर्मचारी को 5, 6, 7, 8 और 10,000 रुपये तक देते हैं। क्या यह सही है? अगर नहीं सही है तो आवाज़ बुलंद करें, आप हमारे साथ जुड़ें, अपना नंबर कमेंट बॉक्स में दें। हम सरकार से पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है, जब हमें समानता का अधिकार है, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, हमारे मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान प्रदान करता है, तो हमारे साथ इस तरह की ज्यादती क्यों हो रही है? क्या हम मन से काम नहीं करते? हाँ, संविदा ठीक है, संविदा किया था उन्होंने कि लोग काम नहीं कर रहे थे। आप लोग अगर यह भी दलील देते हैं, मैं इसका भी खंडन कर देता हूँ, अगर आप यह दलील देते हैं कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं और संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो आप उसके लिए एक पोर्टफोलियो रखिए कि आप लगभग 3 साल मतलब इसका रेगुलेशन पास करना चाहिए आपको कि 3 साल तक आप संविदा पर काम करेंगे। अगर 3 साल का आपका जो पोर्टफोलियो होता है, जो आपका कार्य अवधि होती है, वह अच्छी होती है, तो आपको नियमित कर दिया जाएगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आपने संविदा पर कर दिया है, उसको संविदा पर उसको नौकरी प्रदान कर दी है तो वह रिटायर भी संविदा से हो। ताज्जुब की बात यह है साथियों कि इस महंगाई के समय में लगभग 5, 6, 7 और 10,000 रुपये में घर चलाना कैसे पॉसिबल होता होगा। आप उन लोगों के बारे में सोचें जो इस देश के ऐसे लोग हैं जो बराबर काम करते हैं और 5, 6, 7, 8, 10,000 रुपये तक तनख्वाह पाते हैं, सैलरी पाते हैं, और वो लोग अपने घर को कैसे चलाते होंगे? क्या उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ने चाहिए? क्या उनको ढंग से खाने का अधिकार नहीं है, या ढंग से रहने का, पहनने का अधिकार नहीं है? अगर है तो फिर क्यों नहीं दिया जा रहा? उनके अधिकार से उनको क्यों वंचित किया जा रहा है? सरकार तो हर चीज़ में राजस्व ले रही है, हर चीज़ में टैक्स ले रही है, उसके बावजूद अभी कल से शुरुआत किया जो पहल की सरकार ने शराब बिक्री की, वह कहाँ तक उचित है? अभी तक जो 40 दिन का कार्यकाल चला लॉकडाउन का, सभी ने पालन किया, सभी ने पूरा सहयोग किया, सरकार को पूरी तरीके से सहयोग किया। लेकिन सरकार ने जब बियर शॉप से ठेके जो थे वो खोल दिए अपनी तरफ से, राजस्व, सिर्फ और सिर्फ राजस्व के लिए, तो जो गैदरिंग बढ़ी, गैदरिंग से जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की जो तादाद बढ़ी, उसका जिम्मेदार कौन? जो आपने 40 दिन अपने बर्बाद किए, उसका जिम्मेदार कौन? मान लीजिए मैं शराब नहीं पीता हूँ, लेकिन शराब कोई दूसरा पीता है और वो जाता है ठेके पर, वो वहाँ से कोरोना लेकर के आता है और हमसे मिलता जुलता है किसी भी माध्यम से, और हमें पॉजिटिव होना पड़ता है उसकी वजह से, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा?
हमने पिछले भी वीडियो में आपको दिखाया था कि दिल्ली में एक कोरोना पॉजिटिव जो सरकारी राशन वितरण प्रणाली की दुकान चलाते थे वो पॉजिटिव पाए गए थे और उनको प्राइवेट हॉस्पिटल का आसरा दिखा दिया गया कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लें और हम 5 से 6 दिन तक आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, आपको टेस्ट लेने में, आपका सैंपल लेने में 5 से 6 दिन लग जाएंगे। लेकिन 5 से 6 दिन में अगर आप उसी दरमियान किसी भी अवस्था को अगर प्राप्त करते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या सरकार उसके लिए जवाबदेही तय करेगी? संविदा कर्मचारी ही उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की जो इस समय सेवा चल रही है मजदूरों को लाने की, जिसका सारा श्रेय माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं कि हमने इतने मजदूरों को यहाँ से पलायन करके अपने घरों तक पहुँचा दिए। उन मजदूरों को असल स्थिति में पहुँचाने के लिए वह उनके साथ बैठकर परिवहन निगम के कर्मचारी जा करके उनको छोड़ते हैं और वह काम कर रहे हैं संविदा पर। ज़्यादातर कर्मचारी संविदा पर काम कर रहे हैं, तो क्या उनको सैलरी लेने का भी अधिकार नहीं है? जिनका 50 लाख का इंश्योरेंस भी नहीं है और निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं, आप उनकी सैलरी तक पूरी नहीं दे रहे हैं, तो इसका कैसे इस तरह से समाज में जो एक समानता का भाव देखा था हमारे महापुरुषों ने, हमारे जो उस समय आज़ादी के जो दीवाने थे, हमारे महापुरुष थे, वो जो समानता का भाव देखा था वो कैसे संभव हो पाएगा? आपने तो डिवाइड कर दिया नियमित संविदा, कैसे हो पाएगा? ऐसे तो नहीं होने वाला है। मैं ऐसे स्थिति में भी संविदा कर्मचारियों से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि वह सरकार को, जैसा कि 2014 के इलेक्शन के जो मैनिफेस्टो में राजनाथ सिंह जी ने कहा था, हम सभी नियमित कर्मचारियों के भांति संविदा कर्मचारियों को भी नियमित करेंगे। बावजूद उसके लगभग 7 साल बीतने को हैं और कितने लोगों को नियमित किया गया है यह भी आप सभी के सामने है। आप सभी को बताने की आवश्यकता नहीं मैं समझता, और आप सभी देख रहे हैं कि कितने लोगों को नियमित किया जा चुका है। तो क्या वास्तव में काम हो रहा है? जो कहा जा रहा है उस पर काम कर रही है सरकार हमारी? अगर नहीं कर रही है तो आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? हम भक्ति भावना को क्यों धारण कर रहे हैं? मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। संविधान सभा चल रही थी, संविधान सभा के अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से किसी ने सवाल पूछा कि जनता के लिए विपक्ष का काम कौन करेगा? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि जो पार्टी बहुमत में आएगी वह सत्ता संभालेगी, और जो पार्टी की कम सीटें होंगी, जो बहुमत में नहीं आ पाएगी, वह विपक्ष का काम करेगी। ठीक है। उन्होंने फिर दूसरा सवाल पूछा कि यदि दोनों पार्टियां या फिर किसी एक पार्टी जो ऐसी है जो सारी सीटें जीत कर लेके जाती है और सरकार बनाती है, किसी अदर पार्टी को कोई सीट नहीं मिलती, तो कैसे विपक्ष का रोल अदा होगा? विपक्ष कैसे फिर काम कर पाएगा? जब तक विपक्ष नहीं रहेगा सत्ता निरंकुश हो जाएगी। तब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि जनता परमानेंट विपक्ष का काम करेगी। पब्लिक अपना वोट देगी, अपनी चुनी हुई सरकार को वोट देगी, वोट देने के बाद एक परमानेंट विपक्ष के रोल को अदा करेगी। यदि सरकार उचित निर्णय लेती है, जनता के हक में निर्णय लेती है, जनता के फेवर में निर्णय लेती है, तो उसके साथ खड़ी होगी। यदि वह जनता के हकों का जो अधिकार है उसका हनन करती है, तो जनता उसके विरोध में भी खड़ी होगी। यही अपनी चुनी हुई सरकार का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और यदि आप उस चुनी हुई सरकार से सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं, तो फिर स्वयं से पूछिए कि आपने किसको चुन लिया? क्या वास्तव में आपने जिसको चुना वह आपकी चुनी हुई सरकार है, या आपके मनपसंद सरकार है जो देश के लायक है, देश की सत्ता को संभालने के लायक है? तो कहीं ना कहीं यह सब हम सभी को ही ध्यान देना होगा। मैं सभी नियमित और संविदा कर्मचारियों, आज मेरा यह वीडियो संविदा कर्मचारियों के जो शोषण हो रहा है उसके लिए था मुख्यतः। तो मैं सभी नियमित और संविदा कर्मचारियों से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि नियमित कर्मचारी भी संविदा कर्मचारी आपके भाई ही हैं, आप उनके भी लड़ाई में सहयोग करें। जो कि उनका अधिकार है पाने का, सरकार को उतना देना ही चाहिए। यदि सरकार नहीं देती है तो मिलकर इस सरकार का बहिष्कार करें, सरकार से मांग रखें और जायज़ मांगों को ही उचित माने। हम भक्ति भावना धारण ना करके हम उचित और अनुचित का निर्णय करें। इसी बातों के साथ फिर अगले वीडियो में आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए गौरव श्रीवास्तव भारतीय का जय हिंद, जय भारत।